नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव अब बहुत तेजी से अपने अपने जिसे कहते हैं उफान पर है। चुनाव प्रचार उफान पर है। वर्चुअल रैलीज के बाद अब फिजिकल रैलीज, एक्चुअल रैलीज होनी शुरू हो गई हैं और जिस प्रकार से नेता और जनता के बीच में संवाद हो रहा है, तो इस बात की आशा की जा सकती है कि चुनाव शायद पहले जैसा गरमाए ना, उतना मनोरंजक ना हो, लेकिन एकदम जो हम उम्मीद कर रहे थे कि वर्चुअल रैलीज होने के बाद किस तरीके से रिझाया जाएगा उम्मीदवारों को, मतलब जनता को उम्मीदवार रिझाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गानों की वार है। बिहार में काबा, बिहार में कीवा गाने चलने शुरू हो गए हैं, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है और सबसे बड़ी बात यह है कि ढका छुपा कर वार किए जा रहे हैं। मनीष, बिहार में काबा। बिहार की बात की जाए, अभी चुनावी सरगर्मियां तेज है, चर्चाएं चल रही है। जो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि इस बार कोरोना के कारण चर्चाएं धीमी पड़ गई हैं, लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तेजी आई है। चौक चौराहे, चाय की दुकान या फिर गांव में दलान, जहां भी चर्चा करें, चौपाल, वहां पे चर्चाएं तेज हो गई है। लोग अ, सरकार के पक्ष में तो विपक्ष में चर्चा कर रहे हैं, कौन इस बार जीतेगा, कौन हारेगा। गांव में बैठकर ये चीजें तय की जा रही है, किसको वोट देना है, कौन किसने हमारे लिए अच्छा किया, किसने बुरा किया। एक सबसे बड़ी बात जो ये देखने में आ रही है कि इस बार थोड़ा सा जातिगत, जो बिहार के वोट में जातिगत तड़का होता था, उसमें थोड़ी-सी कमी देखी जा रही है। लोग जाति ना देख के विकास की चर्चा कर रहे हैं, काम की चर्चा कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 साल एक बड़ा समय होता है और 15 साल के बाद बदलाव ज़रूरी है। लोग लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में बदलाव ज़रूरी है और 15 साल नीतीश कुमार को हमने दिया, किसी और को 5 साल हमें देना चाहिए। ऐसी चर्चाएँ भी बिहार में हो रही है, तो एक सुखद बदलाव की ओर बिहार जा रहा है। इसका वोटिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में चर्चाएँ हो रही है। मैं अपने ज़िले की ही बात करूँ तो नवादा ज़िला, यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र है और पिछली बार 2015 की बात की जाए तो महागठबंधन और में जेडीयू और राजद शामिल थे और भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी, लोजपा के साथ चुनाव लड़ रही थी। तो 2015 में यहाँ 2 सीटें भाजपा के पास थी और 3 सीटें महागठबंधन के पास। उसमें 1 कांग्रेस के पास थी और 2 सीटें राजद के पास थी। जेडीयू की यहाँ कोई सीटें नहीं थी। इससे पहले की बात करें, जब 2010 में भाजपा और जेडीयू साथ थे, तो उस समय 5 सीटों में 5 सीटें एनडीए के पास थी। तो ये यहाँ का पूरा खाका है पिछले 2 चुनावों का। वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो कहीं न कहीं लोगों से बात करने में, चर्चा करने में समझ में आता है कि राजद का गठबंधन, जिसे अभी भी महागठबंधन कहा जा रहा है, वो आगे चल रही है। मतलब उनके पक्ष में जा एक जो बिहार में था ना कि एक बड़ी जातियाँ, मतलब सवर्ण जातियाँ राजद से थोड़ा-सा किनारा रखती थी या छूट माँगती थी, वो चीज़ें शायद खत्म होने वाली है। यहाँ यहाँ की स्थिति देखी जाए तो पाँचों सीटों पे महागठबंधन और राजद, मतलब कांग्रेस और राजद बढ़त बनाए हुए हैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए। भविष्य में क्या होगा, किस तरह से प्रत्याशी अपने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करेंगे, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है। यहाँ पे कई सीटों पे भूमिहार मजबूत हैं, तो कई सीटों पे ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ की स्थिति है वर्तमान में। तो लेकिन इस बार दोनों जातियाँ 2 किनारों पे होती थी बिहार के, अगर बिहार में चुनाव की बात की जाए तो भूमिहार और यादव,
दोनों दो किनारे होते थे, शुरू से ही रहते आए हैं, लालू के समय से ज़्यादा दूरियाँ बढ़ गई थी। तो देखने में वो आ रहा है कि वो दोनों एक प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं न कहीं आ रहे हैं। कारण कुछ और ज़्यादा नहीं है, कारण बदलाव की बात है। बदलाव करने के इच्छुक लोग हैं। नीतीश कुमार की नीतियाँ बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ और चाहिए और वर्तमान में जो बयानबाज़ी मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही है या फिर लोकल कैंडिडेट जो उनके हैं, जो विधायक रहे हैं, उनकी उनकी नीतियों का भी असर आप मान सकते हैं। जैसे अभी नीतीश कुमार का कुछ दिन पहले बयान आया था कि बिहार में उद्योग धंधे इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं बढ़ पा रही है, यहाँ पे बिज़नेस और इंडस्ट्री नहीं लग पा रहे हैं। जबकि जब हम बात करते हैं इसकी का नियम कानून की सरकार की नीतियों की, तो उस उन नीतियों में बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं। जैसे दैनिक भास्कर ने कुछ नीतियों के बारे में छापा था कि बिहार सरकार की किन नीतियों के कारण बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही है। जैसे में कहा जी। जा सकता है कि बिहार सरकार ने 2015 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जिस जी। पॉलिसी के तहत सरकार सरकार पोस्ट प्रोडक्शन इंसेंटिव पॉलिसी उसमें थी जिसमें कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आप पहले पूरा उद्योग लगाएँ तब फिर सरकारी सहयोग मिलेगा। जबकि ज़्यादातर जगह ऐसा है कि उद्योग लगाने के दौरान सरकार जी। अपना सहयोग देती है। दूसरी बात सरकार उद्योगों के बढ़ावा देने की तो बात करती है, लेकिन ज़मीन कहीं उपलब्ध नहीं है। ज़मीन अधिग्रहण की जो नीति है, वो स्पष्ट नहीं है बिहार जी। सरकार जी। की। जी। तो ये बहुत सारे कारण हैं, इसके जी। अलावा बैंकों से लोन चाहिए था, वो लोन उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम रही है। तो ये सारे जी। कारण हैं जो जिसके कारण लोग नीतीश सरकार से नाराज़ हैं। जी। 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 नीतीश सरकार से नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बिहार इस बार जात बिरादरी से उठकर ऊपर वोट करने को सोच रहा है। रवि जी, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन के नाम पर आप क्या उस चीज को स्वीकार करना बुद्धिमत्ता मानेंगे कि जो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड लोग हैं, 15 साल पहले जिस प्रकार से राजद ने शासन किया था या उससे पहले जिस प्रकार का कांग्रेस का शासन हुआ, तो ऐसे टेस्टेड और ट्रस्टेड लोग सिर्फ बदलाव के कारण चुनना क्या कोई बहुत समझदारी का विषय होगा? बिहार की जनता अगर परिवर्तन के नाम पर ये कहती है कि जी 15 साल हमने नीतीश को दे दिए, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन लोकतंत्र में परिवर्तन होना आवश्यक है, तो क्या ये वापस उसी दौर में जाना चाहते हैं कि जहां पे 5 साल के अंदर जो 15 साल का विकास हुआ है, जो समाज के अंदर एक समरसता आने की बात है, ये भी बड़ी बात है कि वोटर सोच रहा है जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देना, तो क्यों ये पीछे जानने की मनोवृत्ति आपको समझ में आती है? इसका क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, 15 साल का जो शासनकाल है, वाक़ई काफ़ी लंबा एक शासनकाल होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी चेहरे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिहार में परिवर्तन की बात ज़मीन पर, चौपाल पर, दलान में अगर होने लगी है, हो रही है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन का मतलब आरजेडी या महागठबंधन को वोट देना ही है। मुझे जो लगता है वो ये है कि जेडीयू से लोग थोड़े से उकताए हुए हैं, ऊबे हुए हैं। बहुत हद तक ये संभव है कि बीजेपी को ठीक-ठाक नंबर 121 सीटों में से आ जाएँ। तो ये भी संभव है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार अगर बहुत कम सीट्स लाते हैं जनता दल यूनाइटेड, तो ये संभव है कि बीजेपी फिर एलजेपी या जो और उनके उस समय जो स्थितियां बनेंगी, तो मुख्यमंत्री बीजेपी भी अपना बिहार को दे सकती है। तो ये इस संभावना की तरफ भी हमको विचार जी। करना चाहिए। जी। जहाँ तक बात मनीष कह रहे थे कि बिहार में इस बार जाति और धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण
बदलाव मैं कहूंगा इसको, क्योंकि बिहार में हमेशा से अभी तक जो चुनाव हुए हैं वो जातिगत आधार पर ही हुए हैं। जी उम्मीदवार भी सारी पार्टियां उसी आधार पर उतारती हैं मैदान में। देखिए, एक चीज तो हुई है कि लोक जनशक्ति पार्टी की ही अगर बात करें केवल, तो चिराग पासवान एक नए नारे के साथ इस बार मैदान में है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये अपने आप में एक सोच में बदलाव की बात नजर आती है। किसी जाति की बात नहीं, अगड़े पिछड़े की बात नहीं, बिहार फर्स्ट अगर आप कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर से ये मैं कहूंगा कि ये सोच भी एक सेक्टेरियन सोच की ही तरफ हमको ले जाती है। अब जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी है, उन्होंने अपने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं, इसके बारे में अनीता जी बोलेंगी। जो भी उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, तो उस लिस्ट में जाति की जगह उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवार का पेशा लिखा है और धर्म की जगह बिहारी लिखा गया है, तो अब फिर से ये मुझे लगता है कि ये एक बदलाव की बात है। और इस बार अगर हम वोटों की संख्या देखें तो माफ कीजिएगा, 18 से 40 वर्ष के वोटर जो हैं, करीब करीब 2.5 करोड़ उनकी संख्या है। अब नौजवान अगर विकास की बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन ये भी देखना होगा इस बार 3 चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। लोकसभा इलेक्शन में 2019 में बिहार में मतदान का परसेंटेज यकीनी तौर पर बढ़ा था, और वो एक शुभ संकेत है। जब हम जाति पाति और दलीय खांचों में नहीं बढ़ते हैं, तो जाहिर है कि लोकतंत्र में हमें हमारा जो भरोसा है, हमारा जो यकीन है, वो मजबूत होता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। जी अनीता जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बात हो रही है कि जात पात से उठकर ऊपर वोटिंग करने की बात हो रही है, लेकिन जो राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे हैं, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया है। जैसे बीजेपी ने सवर्ण जाति पर भरोसा किया है, तो उसी के अलायंस जेडीयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा पे कॉन्सेंट्रेट किया है। ऐसे ही कांग्रेस ने सवर्ण जाति पर किया है। मतलब ये स्ट्रैटेजिकली इस तरीके की भी चीजें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान का जिक्र हुआ। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के जाने के बाद से थोड़ा जो एक जनता के अंदर उनके प्रति एक सहानुभूति हुई है, उसके चलते उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ा है, और एक राजनीतिक कंफ्यूजन भी वो खड़ा करने में शायद कामयाब हुए हैं। कि जैसे उनका भी एक बयान है, मैंने पढ़ा कि उसमें यह है कि ये जो नीतीश को कमजोर करने के लिए कभी भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उनको चुनाव लड़ने से रोका नहीं है। इसके नाते वो नीतीश को कमजोर करना चाहते हैं, और अंत में जो सरकार बनेगी वो भाजपा और लोजपा की ही बनेगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मोदी के नाम की बैसाखी की जरूरत नीतीश को होगी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। हम मोदी को दिल में रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो वोटर है, ये बात कहकर कहीं ना कहीं उसको भी लुभाया है उन्होंने। तो ये जो कंफ्यूजन एक क्रिएट कर रहा है, उसका क्या लाभ, आपको क्या लगता है, उसको चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कि चिराग बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान में उतर रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने अकेले चलने का फैसला किया, तो भाजपा ने ये साफ कर दिया कि आप हमारे पोस्टर बैनर या प्रधानमंत्री या किसी के चेहरे को अपने पोस्टर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे में वो इस बात को बिल्कुल जानते हैं कि जो वेव है, जो हवा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री को लेकर के कोई भी खलिश, जिसको बोलते हैं, अंदर से बहुत नफरत की बात अगर कहें, तो बिहार की जनता में या देश भर की जनता में उतनी नहीं है जितना कि दिखाया जाता है, जितना प्रोपेगेंडा रचा जाता है। इसलिए भी कहना जरूरी है कि जब भी इलेक्शन होता है तो रिजल्ट के तौर पे हम देखते हैं कि क्या वो रिजल्ट आता है और किस तरह से जनता जो है अपना विश्वास जताती है। तो वो जानते हैं कि भाजपा का वेग जो है वो भी बरकरार है और सेंटर में उनकी अलायंस है। ऐसे में अगर वो सत्ता के भागीदार बने रहना चाहते हैं, तो ये जो मक्खनबाजी है ये बेहद जरूरी है, वोटर्स को लुभाने के लिए भी, और जो अलायंस पार्टी है सेंटर में, उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए भी। तो बड़ी बारीकी के साथ
वो इन चीजों, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक नीतीश का वोट नहीं टूटेगा तब तक लोजपा को वोट नहीं आएगा। यादव वोट में बहुत ज्यादा सेंधमारी नहीं हो पाई है। मनीष जो एक बात बोल रहे थे कि लोग बोल रहे हैं कि बदलाव के लिए वो वोट देना चाहते हैं, नीतीश को 15 साल दे दिए और अब वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव किस तरफ की चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या वो तेजस्वी के रूप में बदलाव चाहते हैं या नेतृत्वहीन कांग्रेस के रूप में बदलाव चाहते हैं, या फिर बदलाव वो भाजपा के रूप में नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार उनकी मजबूरी बन जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये बदलाव को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि बिहार की जनता आखिर कैसा बदलाव चाहती है। वो बोले भूमियार और यादव साथ आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते दिख रहे हैं। क्या भूमियार आरजेडी की तरफ जा रहे हैं या यादव अब आरजेडी से अपना वो विश्वास खो चुका है और वो भूमियारों की तरफ अपना इंक्लिनेशन दे रहा है? और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम ये अगर भाजपा या ये सरकार आती है तो कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा होता है। आखिर कब तक हम इस तरह से पीछे लग के पिछलग्गू की तरह चलते रहेंगे? तो ये सारी चीजें स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। अगर जब तक ये स्पष्टता नहीं आएगी तब तक बिहार की जनता के मूड को समझ पाना बहुत बेहद मुश्किल है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अगर ये संदेश मिल रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठ के और विकास के नाम पे जनता वोट देने को राजी है, तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बढ़त लेंगे। क्योंकि अगर लालू यादव के 15 साल की देखेंगे तो वहां पे विकास नहीं, विनाश काल था वो बिहार के लिए, जब बिहार अपना अस्तित्व खो चुका था और उसके बाद बिहारियों को गाली के रूप में देखा जाता था। बिहार का मतलब लालू यादव का वो मखौल वाली भाषा और उसके जो एक जो उत्तेजना और एक तिरस्कृत जो अपेक्षाएं होती थी वो था। तो इससे अगर उठ के बिहार ऊपर उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि लोजपा चिराग को रामविलास पासवान का सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो अगर ये एकजुटता आ रही है तो इसका सीधा फायदा जो है वो भाजपा को मिलेगा, जो कि सी वोटर और बाकी जो विश्लेषण आए हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि भाजपा बढ़त में दिख रही है और नीतीश कुमार थोड़े घटे हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाकी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनके हाथ बहुत खाली नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं जनता क्या मूड करती है, क्या देखती है। चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन विकास अगर देखा जाए तो एम्स नीतीश कुमार के राज में बना है, IIM नीतीश कुमार के राज्य में बना है और IIT का गठन भी बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में, दरभंगा में एयरपोर्ट नीतीश कुमार के शासनकाल में बनने जा रहा है और सड़कें और लाइटें गांव-गांव तक नीतीश कुमार ने ही पहुंचाई है। जी, आपकी बात से एक बात तो स्पष्ट होती है कि जहां तक अगर विकास के नाम पर चुनाव अगर होगा तो कहीं ना कहीं नीतीश लाभ की स्थिति में रहेंगे। और जिन्हें पुराना कार्यकाल याद है उनका भी उनको ध्यान होगा कि लालू राज में किस तरीके का विकास था या विनाश था, वो उनको ध्यान में रहेगा। एक चर्चा हम निरंतर कर रहे थे कि जिस प्रकार से इस बार राजनीति में युवा नेता किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाएंगे। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और पुष्पम प्रेम चौधरी की हम लोग बड़ी निरंतर बात कर रहे थे कि जो बड़े परिवर्तन और बड़ी बड़ी बातों और पढ़ाई लिखाई और कुछ एक चीजों के साथ आई थी। उनके साथ एक संकट ये तो था कि उनका जनाधार नहीं था, लेकिन उनको युवाओं का समर्थन मिलने की बात एक कही जा रही थी उनकी सोच के नाते। और जात के नाम पर बिहार और ये अपना काम बताना, ये उन्होंने अपने फॉर्म में रखा। लेकिन जिस प्रकार से उनके एकाध उम्मीदवार चर्चा में आए हैं वो कहीं भी एक बेहतर जिसे कहते हैं कि सरकार या बेहतर परिवर्तन की बात वो नहीं कर रही नीता जी। तो क्या आपको लगता है कि पुष्पम प्रेम चौधरी जो है वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर होंगे, डिसअपॉइंट होंगे लोग उनसे? देखिए, लंदन से लौट के आई हैं पुष्पम प्रेम चौधरी और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो भारत की राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति करना चाहती है। बिहार में बदलाव की बात कर रही हैं, लेकिन कोई खाका उनके पास नहीं है। और अगर हम देखें उनके पूरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम पुष्पम प्रेम चौधरी को इतना तवज्जो ही क्यों दे रहे हैं। क्योंकि वो चुनावी मैदान में है, सिर्फ इसलिए उनको इस चुनाव में बस इतना फायदा होने वाला है कि पुष्पम प्रेम चौधरी के नाम पर एक पहचान मिल जाएगी उनको, जो आगे आने वाले दिनों में अगर वो अपना रोड मैप अपनी पार्टी का तैयार कर लेती हैं
तो हो सकता है कुछ सीटों के साथ वो हमेशा राजनीति में बनी रहें। लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति है, जो 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 वो अनगाइडेड मिसाइल की तरह राजनीति के मैदान में कूद गई हैं, चुनावी मैदान में। उनको करना क्या है ये पता नहीं है, उनको कैंडिडेट किस तरह के सेलेक्ट करने ये पता नहीं है। सिर्फ लंदन से आई हुई कोई लड़की अगर ये सोच के कि लंदन से आई हुई है और ये सोच के बिहार उनको वोट देगा, तो बिहार को अपना विजन भी देखना होता है। बिहारी भले उन लोग जितना भी बोले, लेकिन ये सीधे साधे बिहारी भी अपने विजनरी को लेकर के काफी कॉन्शियस रहते हैं और उनको पता होता है कि मेरा फायदा किसमें है, उसको लेकर के वो जरूर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न जातिगत के रूप में बिहारियों को फायदा मिल रहा है, न सीट के रूप में बिहारियों को फायदा मिल रहा है, ना कोई विजन समझ में आ रही है, ना रोड मैप उनके पास है। और जिस तरह के कैंडिडेट का सिलेक्शन उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन राजनीति के मैदान में पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को इतनी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस वहां पे जब से अपने पूरे दलगत नेताओं के साथ पहुंची है, सुरजेवाला अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच चुके हैं और जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, आप देखेंगे कि एक बार फिर बिहार का इलेक्शन पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को दरभंगा से टिकट दिया है, आपको बता दें उनका नाम है डॉक्टर मशकूर उस्मानी। डॉक्टर मशकूर उस्मानी अपनी जुबान जो फायरिंग स्पीच होता है धर्म को, रिलीजन को लेकर के, उसके लिए बेहद मशहूर हैं। वो तब चर्चा में आए थे जब जिन्ना की तस्वीर जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नजर आई थी, उसको लेकर के ऑब्जेक्शन हुआ था। तब उनकी स्पीच जो है वो बहुत ही भड़काऊ थे, बहुत ही उत्तेजना पैदा करने वाले थे, जो इस्लाम को, जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं अंदर से उकसा रहा था और एकजुट कर रहा था। ऐसे में अगर ऐसा होता है कि मुसलमान वर्सेस हिंदू होने की कहीं संभावना नजर आती है और ऐसा होता है, तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को पहुंचने वाला है, ये भी तय है जी। और वैसे भी कांग्रेस ने जिस तरीके के टिकट्स अभी दिए हैं, रवीश कुमार के भाई जो बड़े चर्चा में रहे थे पीछे, उनको भी टिकट दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा को शायद पहली बार हम लोगों को लग रहा है कि वो वाकई कांग्रेस ने उनको स्वीकार कर लिया कि उनके बेटे को चुनाव का टिकट दिया। जैसे वरना हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, या शत्रुघ्न सिन्हा भी यही सोच के गए होंगे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। रवि जी, इस पे एक छोटी सी टिप्पणी चाहिए कि जो इस तरीके की चीजें कांग्रेस कर रही है, और नीता ने भी कहा, और ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है, उधर ओवैसी भी ये काम करेंगे और इधर जो दरभंगा के जो कैंडिडेट है वो, और कांग्रेस जो पिछले कुछ दिनों से इस देश में जो हालात बनाने का प्रयास कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं देखें तो वो हिंदू बनाम मुसलमान ही करती चली जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो शायद अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ने की तैयारी कर रही है कि हम मुसलमानों के कितने खैरख्वाह हैं, तो अगला चुनाव शायद कांग्रेस वहां से भी लड़ सकती है। आपने सही कहा, लेकिन इस सियासत का, हिंदू बनाम मुस्लिम सियासत का ध्रुवीकरण अगर होता है, तो ये अब जो राजनीति का ककहरा जो बच्चे सीखते हैं, उनको भी ये अच्छी तरह पता है कि उसका फायदा हर बार हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही होने वाला है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और आपने सही कहा कि पूरे देश में, चाहे वो हाथरस का मामला हो, दलित बनाम सवर्ण की पॉलिटिक्स करने की पूरी प्रयास प्रियंका गांधी वाड्रा ने और बैंगलोर के राहुल गांधी दंगे ने हों, किया। दिल्ली के दंगे हों, कहीं ना कहीं हर जगह पीछे ही, कहीं भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बार प्रियंका वाड्रा अपने जो खोल है, उनका जो कोकून है पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का, उससे बाहर निकल के उनको 3 रैलियां, कुछ वर्चुअल रैलियां और शायद कुछ एक्चुअल रैलियों में भी वो वहां बिहार में दिखाई देने वाली हैं। एक बात जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, देखिए चिराग पासवान को मोदी से बहुत उम्मीदें बिल्कुल रही होंगी, लेकिन इस समय चिराग पासवान के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक पहली चुनौती ये है कि वो अपने पिता की जो इमेज है, सर्व स्वीकार्यता जो पार्टी के अंदर उनके पिता को लेकर थी, तो अब पिता चूंकि नहीं रहे, तो अब अपने नाम पर उनको एक स्पष्ट मोहर पार्टी के अंदर लगवानी होगी कि वही पार्टी के सर्वमान्य नेता होंगे।
क्योंकि चिराग पासवान के पूरे खानदान के लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके चाचा भी सांसद हैं। तो ऐसे में परिवार में अपने लिए एक स्वीकृति की मोहर लगवाना पहली उनकी बड़ी चुनौती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो राज्यसभा सीट पासवान जी के निधन से खाली हुई है बिहार की, उसको रिटेन करना एलजेपी के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। क्या वो अपनी मांग को राज्यसभा पहुंचाएंगे? क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के साथ लगातार वो चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार को पानी पी पी के कोस रहे हैं, तो इस बार मुझे लगता नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा सीट एलजेपी के लिए सपोर्ट करेगा। पिछली बार भी बहुत आनाकानी के साथ ही जेडीयू ने सपोर्ट किया था रामविलास पासवान। बिल्कुल रवि जी, राज्यसभा सीट का भी एक मसला रहेगा और अभी और मसले रहेंगे, इस पर भी हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। अब हमारे पास समय कम है, तो इसलिए आज के लिए हम विदा लेते हैं। रवि जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका भी धन्यवाद, मनीष जी आपका भी धन्यवाद। बिहार से अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। खबर में कोई सनसनी नहीं, लेकिन खबरों का विश्लेषणात्मक जो एक हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, उससे आपको बिहार का मिजाज समझने में आसानी होगी और इसमें आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, biharupdate@gmail.com पर आप हमारे को मेल करें या गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।